हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 सॉल्यूट के बारे में। किसके बारे में? लेक्चर नंबर 2 सॉल्यूट के बारे में आज हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना टाइम गवाए हुए इस लेक्चर को जो है वो शुरू करते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अगर आपको नाइट्रिक एसिड के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, नाइट्रिक एसिड जो है वो HNO3 इसका फॉर्मूला होता है। और ये जो है, ये जो नाइट्रिक एसिड है, ये रॉयल वाटर में यूज आता है। किसमें? रॉयल वाटर। जब कोई बनाता है ना रॉयल वाटर, जब कोई रॉयल वाटर बनाता है तो क्या करता है, क्या बनाता है? HNO3 प्लस HCl का उपयोग करता है 3:1 में। तो इसमें जो है रॉयल वाटर बनाने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। आप बताते हैं मैं रॉयल वाटर क्या होता है? रॉयल वाटर होता है कि गोल्ड को जो है वो लिक्विड फॉर्म में जो है स्टोर करके रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रॉयल वाटर का यूज करते हैं। होप करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये एक्स्ट्रा नॉलेज था। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए, अब क्या है, ये नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज इन लेबोरेटरी इज यूजुअली 69% बाय मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब भाई क्या बोल रहा है? 69% V बाई M, मतलब 69 ग्राम ऑफ मास प्रेजेंट, W by W, 69% ऑफ मास प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्या यही बोल रहा है कि नहीं? 69 ग्राम 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन बोल रहा है कि नहीं? अब देखें यहाँ पे डेंसिटी क्या है। ये तो हम लोगों ने लिखना सीख लिया था अपने फर्स्ट लेक्चर में। हम लोगों ने लिखना सीखा इसको। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए जाके। और होप करते हैं कि आप लोगों ने देख लिया होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये वाला मैंने कैसे लिखा। और देखिए यहाँ पे अब क्या होगा यहाँ पे कि अब हमको क्या बोल रहा है, अब हमको बोल रहा है डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए भाई, अब हम लोग को डेंसिटी मेरा कितना दिया हुआ है? डेंसिटी मेरा दिया हुआ है 1.41 इज इक्वल टू मास कितना दिया हुआ है? मास हम लोग का कितना है? मास है हम लोग का सॉल्यूशन का कितना मास है? 100 ग्राम। और बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको नहीं मालूम है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। और क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा हमको? 100 बाई 1.41। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे ये कि अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे? अब हम लोग इसका कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किया जाता है हमेशा गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। कौन? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। कैसे? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास से जो है इसको जो है वो किया जाता है, मतलब W बाई MW, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें जो है वो मॉलिक्यूलर मास इसका कितना है? 1 प्लस 14 प्लस 16 इंटू 3, कितना इसका मॉलिक्यूलर मास है? इसका मॉलिक्यूलर मास ये हो गया आपका 15 और ये हो गया आपका 48। अब 15 प्लस 48 कितना होता है? 63 होता है कि नहीं? तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया आपका 63। और ये W कितना है? गिवन मास है आपका 23 ग्राम। देखिए यहाँ पे कंटेंट्स 23 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब देखिए भाई, अब हमको क्या करना है? अब हमको इसमें फॉर्मूला लगाना है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, V बाई W परसेंट इज इक्वल टू, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बाई मास ऑफ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बाई मास ऑफ सॉल्यूशन गुना 1000। अब देखिए भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बाई मास ऑफ सॉल्यूशन में क्या है? गुना 1000 तो हो चुका है। अब देखिए कि यहाँ पे करेंगे क्या हम लोग, कि अब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ तो हमको गड़बड़ लग रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ है जरूर। यहाँ पे शायद 69 होना चाहिए क्या? यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाला हमको लगता है कि ये 69 होना चाहिए। ये वाला जो है ना, ये वाला हमको लगता है ना कि ये 69 होना चाहिए, मतलब ये हो जाना चाहिए 1/3। अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग इसमें फॉर्मूला डायरेक्ट बैठा देते हैं।
फॉर्मूला अगर हम लोग बैठा है 100 इंटू 1.41 बाई 3/1 कितना, हाँ 3/1। अब देखिए भैया, अब क्या दिक्कत है कि 300 गुना 1.41, क्या 300 गुना 1.41 बाई, अब देखिए क्या दिक्कत है भाई, अब क्या दिक्कत है। अब हमको क्या दिक्कत लग रहा है इसमें हमको एक दिक्कत लग रहा है। क्या दिक्कत है पता है आपको? इसमें हमको लग रहा है ना कि ये वाला हमको जो है ये यहाँ पे 1/3 रखना पड़ेगा। कितना? 1/3 रखना पड़ेगा और ये वाला मिटाना पड़ेगा। अगर हम 1/3 इसको रखते हैं तो 100/4.13 हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा 23.6 ग्राम पर ml। होप करते हैं कि आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। होप करते हैं कि आपको जो है ये वाला जो है वो कॉन्सेप्ट होप करते हैं कि आपको जो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जल्दी से मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, जल्दी से लिख लीजिए, फिर एक बार मैं इसको समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक मोल फ्रैक्शन पर। अब देखिए, होप करते हैं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। एक बार देखिए, मैं आपको समझा देता हूं। पहले देखिए, पहले क्या बोला? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन लैबोरेटरी is usually 69% by mass of nitric acid. Calculate the volume of solution which contain 23 gram of nitric acid. The density of concentrated acid is 1.41 gram. तो देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे हम लोग का डेंसिटी गिवन है और हम लोग का क्या गिवन है, हम लोग का डेंसिटी और ये गिवन है। अगर ये हम लोग का गिवन है 69 बाई W बाई W, मतलब क्या 69 ग्राम ऑफ मास प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए भैया, अब यहाँ पे क्या है कि डेंसिटी है। डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम होता है। क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम होता है। तो 1.41 ये मास, वॉल्यूम कितना, अरे हम लोग का मास कितना था और मास था हम लोग का 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये वाला हम लोग लिखना जो है वो फर्स्ट लेक्चर में देख लिए इसको। तो ये वाला जो है ये कितना आ गया और उसके बाद जो है हम लोग इसमें फॉर्मूला लगा दिए, ये मॉलिक्यूलर मास निकाल के इसका हम लोग फॉर्मूला निकाल दिए, डायरेक्ट आंसर। होप करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आपने लिख भी लिया होगा। तो मोल फ्रैक्शन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या? मोल फ्रैक्शन। कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है? व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? क्या मोल फ्रैक्शन जो है वो क्या होता है? व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता है ना कि देखिए, मान लीजिए मोल फ्रैक्शन हम लोग उसको बोल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन हम लोग उसको बोल सकते हैं। देखिए मोल फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? मान लीजिए मोल फ्रैक्शन इसको बोलना है XA और एक XB है, ठीक है। मैं आपको पहले समझा देता हूँ, फिर इसका डिफाइन मैं आपको लिख के दूंगा, ठीक है। तो पहले देखिए मोल फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन में बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। क्या? मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज, क्या इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू दी टोटल नंबर ऑफ, क्या टोटल नंबर ऑफ मोल्स, number of mole fraction is defined as number of moles of one component to the total number of moles फिर क्या लिखेंगे? मैं आपको समझाता हूँ मोल फ्रैक्शन के बारे में। पहले मैं ये लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में ये क्या है ये। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट solute or solvent present in
प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अब देखिए भाई यहाँ पे क्या बोल दिया, यहाँ पे बोला कि मोल फ्रैक्शन हम लोग उसको बोलते हैं जी, जो मोल फ्रैक्शन हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। मतलब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि क्या होता है मोल फ्रैक्शन। मान लीजिए कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है, क्या है, एक सॉल्यूशन है जिसका जो है ये XA है, ये काई A है। मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग काई से। इसको क्या बोलते हैं, इसको काई बोलते हैं, CHI काई। मोल फ्रैक्शन, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि मोल फ्रैक्शन को जो है हम लोग काई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, काई से हमेशा जो है वो मोल फ्रैक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, लिखते हैं आगे। तो देखिए सॉल्यूशन मान लीजिए A है और ये जो है ये B है, ठीक है, क्या है, ये A है और ये B है, ठीक है। अब देखिए कि मोल्स ऑफ A क्या होगा, देखिए तो यहाँ पे कि मोल्स ऑफ A क्या होगा, मोल्स ऑफ A क्या होगा और मोल्स ऑफ B क्या होगा। मोल्स ऑफ B जो है वो क्या होगा, आप बोलेंगे कि जाहिर सी बात है कि मोल्स ऑफ A होगा हमारा Na और मोल्स ऑफ B होगा हमारा Nb। होगा कि नहीं ये बताइए आप। अगर हमको मोल्स पूछ दिया जाए तो मोल्स ऑफ B क्या होगा, मोल्स ऑफ B Nb होगा। ये तो जाहिर सी बात है, ये तो सही बात है, पूरा एक्यूरेट है ये बात। अब देखिए भाई यहाँ पर क्या हमसे पूछ रहा है, अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, क्या निकालना है, अगर हमको क्या निकालना है, अगर हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A काई A, तो क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब Na प्लस Nb। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है, या एक Na है एक Nb है, और इसमें क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ B में, मोल फ्रैक्शन ऑफ B में क्या करेंगे हम लोग, मोल फ्रैक्शन ऑफ B में हम लोग करेंगे क्या कि वही कर देंगे कि यहाँ पे लिख देंगे वन कंपोनेंट, मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट बाई टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट Na प्लस NB कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, क्या ये जो है हमारा हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, या ऐसा भी लिख सकते हैं इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ B। डायरेक्ट लिखिए ना, यहाँ पे हम लोग लिख दिए मोल फ्रैक्शन, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। मोल फ्रैक्शन ऑफ A और मोल फ्रैक्शन ऑफ B हमारा ये होगा। अब समझ में आया आपको। अब देखिए भाई, अब क्या बात हो गई, अब बात ये हो गई कि एक चीज आप हमको बताइए, एक चीज, बस एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो कि हर लेक्चर में मैं पूछता हूं आपसे। एक चीज, रुक जाइए 2 मिनट रुकेगा, मैं आपसे जो है वो एक चीज पूछना चाहूंगा। मुझे क्या पूछना है, मुझे ये पूछना है कि क्या मोल फ्रैक्शन जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं, ये बताइए आप। मोल फ्रैक्शन जो है वो टेम्परेचर पे जो है वो डिपेंड करता है कि नहीं। तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि जिसमें अगर वॉल्यूम नहीं हो वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, क्या, जिसमें वॉल्यूम नहीं हो वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। इस चीज को हमेशा याद कर लीजिए। तो इसमें वॉल्यूम है, इसमें केवल मास है, तो मास जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्या, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, मतलब मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इससे। होप करते हैं कि आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इज पहले ये देखिए, डिफाइन छोड़िए, डिफाइन हटा दीजिए, डिफाइन दिमाग से निकाल दीजिए। मोल फ्रैक्शन को डिनोट किससे करते हैं, मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं काई से। किससे करते हैं, काई से। x को जो है वो थोड़ा सा अच्छे ढंग से पूरा सटा उठा के अगर हम लिखे ना तो ये काई बन जाता है। क्या बन जाता है, काई, इसको हम लोग काई बोलते हैं। तो मोल फ्रैक्शन, अगर हमको मोल्स ऑफ A निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, Na, और अगर हमको मोल्स ऑफ B निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, Nb। जाहिर सी बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब देखिए अगर हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालना है ना, अगर हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट जिसका हमको निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट जिसका हमको निकालना है, उसको हम लोग लिखेंगे बाई टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट।
क्या, बाई टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट, मतलब Na प्लस Nb। टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट कितना है, A है, B है। अगर यहाँ पे 3 रहता तो 3 हम लोग लिखते, अगर 4 रहता तो 4 लिखते। अब चलिए हम लोग होप करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं और एडिशन ऑफ मोल फ्रैक्शन देखते हैं। उसके बाद हम लोग इस पे जो है कुछ क्वेश्चन करेंगे अच्छे खासे। होप करते हैं कि आप लोगों ने जो है इसको लिख लिया होगा। तो अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए, अब हम लोग को मान लीजिए ये जो मोल फ्रैक्शन है, अगर हम इसको जोड़ दिए तो क्या होगा, क्या मान लीजिए ये जो मोल फ्रैक्शन है इसको अगर हम जोड़ दिए तो क्या होगा। मान लीजिए ये जो मोल फ्रैक्शन है इसको अगर हम जोड़ दिए तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होता है Na बाई Na प्लस Nb, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होता है, Nb बाई Na प्लस Nb। होता है कि नहीं, ये पहले बताइए, ये पहले बताइए आप लोग कि ये वाला जो है ये होता है कि नहीं। अगर हमको काई ए प्लस काई बी करना है तो नंबर ऑफ मतलब वन कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट जिसका हमको निकालना है बाय टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट, बाय टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट हमको करना पड़ेगा। अब देखिए आगे देखिए, अब क्या होगा कि अब होगा कि ये जो काई ए प्लस काई बी है, इसी में हम लोग को क्या करना होगा, इसमें हम लोग एलसीएम लेंगे तो Na प्लस Nb बन जाएगा कि नहीं, Na प्लस Nb बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, Nb प्लस Na हो जाएगा। और जब ये दोनों को अगर आप काटिएगा तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये मेन रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा। x से a काई a प्लस काई b इज इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ a प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ b इज इक्वल टू 1 होता है हमेशा। इस चीज को हमेशा जो है वो गांठ बांध के रखिएगा कि 1 होता है। अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल लिए ना, मान लीजिए कि अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल लिए, क्या किए कि अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल लिए, मान लीजिए मेरा 70, मान लीजिए मेरा 70 आ रहा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मान लीजिए मेरा 70 आ रहा, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमको अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्या करेंगे कि XA इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होगा, 1 माइनस सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मान लीजिए ये आ गया आपका 0.6 लिखा है यहाँ पे, हम गलती से 70 लिख दे। मोल फ्रैक्शन का जो वैल्यू होता है ना वो हमेशा 1 से कम होता है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। कभी बढ़ सकता है, कभी बाई कंडीशन, लेकिन हमेशा 1 से कम रहता है जनरली। मोल फ्रैक्शन का जो नंबर मतलब वैल्यू होता है वो हमेशा 1 से कम रहता है जनरली, कभी बढ़ सकता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि XB इक्वल टू क्या कर देंगे, 1 माइनस 0.6। तो हम लोग आगे डायरेक्ट 0.4 निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, निकालने का जो है वो जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए ये फॉर्मूला को जो है वो याद रख लीजिएगा, और ये वाला फॉर्मूला को XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB। होप करते हैं कि आप लोगों ने जो इसको समझ लिया होगा, तो जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर कर लीजिएगा इसको, जल्दी से रिमेंबर कर लीजिए इसको। होप करते हैं कि आप लोगों ने जो है इसको लिख लिया होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। Calculate the mole fraction of ethanol. Calculate the mole fraction of ethanol and
water in calculate the mole fraction of ethanol and water contains in क्या ठीक है, in sample of rectified क्या rectified spirit मैं आपको बताऊंगा कि स्प्रिट क्या होता है। पहले आप क्वेश्चन को जो है वो लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि स्प्रिट क्या होता है। तो which contains 95% of ethanol, which contains 95% of ethanol by weight होप करते हैं कि आप लोगों ने जो है इस क्वेश्चन को जो है वो लिख लिया होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं और इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं नए टॉपिक की तरफ और फिर हम लोग नए चीज को जो है नया क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, होप करते हैं कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को जो है वो लिख लिया होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को जो है वो करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, 95% ऑफ इथेनॉल। मैं आपको एक चीज लिखवाना सिखा दिया हूँ, 95% बोल रहा है, मतलब 95 ग्राम ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये वाला पहले लिख दीजिए। सबसे पहले काम क्या कीजिए कि सबसे पहले जो है आप ये वाला लिखना सीख जाइएगा ना, तो आपका जो है आधा काम जो है वो हो जाएगा, खुद व खुद हो जाएगा। अब देखिए भाई, मास ऑफ वाटर क्या होगा इसमें। अगर इथेनॉल का 95 ग्राम है और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ये सॉल्वेंट, ये मान लीजिए ये जो इथेनॉल है ये 95 ग्राम है और ये सॉल्यूशन मेरा इतना है, तो मास ऑफ वाटर कितना होगा, क्या मास ऑफ वाटर कितना होगा, मास ऑफ वाटर होगा 100 माइनस 95 मतलब 5 ग्राम। वाटर हम लोग का 5 ग्राम होगा कि नहीं, ये बताइए आप पहले, कि अगर हम लोग का इथेनॉल 95 ग्राम ऑफ 95 ग्राम इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है, तो हम लोग का वाटर कितना होगा, हम लोग का वाटर जाहिर सी बात है कि 100 माइनस 95 मतलब 5 ग्राम होगा कि नहीं। इस चीज को आप मानते हैं कि नहीं कि 100 माइनस 5 जो है 100 माइनस 95 मतलब 5 ग्राम हम लोग का वाटर होगा। अब देखिए भाई कि मोलर मास, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम निकालेंगे इसका मोलर मास। क्या निकालेंगे, माने मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट भी बोलते हैं इसको, मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं हम लोग ऑफ C2H5OH। C2H5OH का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, C2H5OH का हम लोग का मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, हाँ गिवन मोलर मास निकालते हैं हम लोग इसका C2H5OH का। C2H5 12 गुना 2 जोड़ 1 गुना 5 जोड़ 16 प्लस 1 कितना आएगा, C2 16 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1 कितना आएगा बताइए, कितना आएगा, आएगा हमारा 46। आई होप 46 आएगा, आई होप, हमको ऐसा लग रहा है 46 आएगा। फिर देखिए कि फिर हम लोग क्या करेंगे कि फिर हम लोग जो है इसका n निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, W/mW। इसमें W क्या था, W था हमारा गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास क्या है, गिवन मास है 95 ग्राम और ये मॉलिक्यूलर मास कितना है 46 है कि नहीं, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। अब हम लोग वाटर का निकालते हैं मोलर मास। क्या, अब हम लोग मोलर मास ऑफ वाटर निकालेंगे। क्या, मोलर मास ऑफ वाटर। मोलर मास ऑफ वाटर अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, H मोलर मास ऑफ वाटर के क्या होता है H2O, मतलब 1 गुना 2 प्लस 16 ग्राम इज इक्वल टू क्या होता है 18 ग्राम होता है कि नहीं। ये पहले बताइए कि 18 होता है कि नहीं, 18 होता है कि नहीं, ये बताइए 18 होता है। होप करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि ये 18 होता है। अब देखिए भाई, अब देखिए N इज इक्वल टू W बाई MW, मतलब यहाँ पे 5/18
अब हमको अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन हमको किसका निकालना है, क्वेश्चन पढ़िए, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। दोनों का हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसका, दोनों का जो है हमको क्या करना है, दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है, इथेनॉल का भी और वाटर का भी। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि रेस्टिफाइड स्प्रिट क्या होता है। तो रेस्टिफाइड स्प्रिट मतलब ये होता है कि जब पेंट आप खरीदते हैं तो पेंट में जो चीज मिलाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, जो पानी टाइप होता है और किरासन टाइप में होता है, किरासन ऑयल टाइप, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेस्टिफाइड स्प्रिट। क्या बोलते हैं, रेस्टिफाइड स्प्रिट। बस इतना जानिए। होप करते हैं कि आप ये लेकिन इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं है उसका। अब देखिए भाई, अब क्या होगा कि अब हम लोग को मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, तो क्या करना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ, मान लीजिए कि हमको अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, C2H5OH का अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है इथेनॉल का, इथेनॉल का कैसा निकलेगा, C2H5OH का अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ number of moles of C2H5OH by number of moles of C2H5OH जोड़ number of moles of water। अगर हम ये निकालें तो number of moles of C2H5OH का क्या होता है, number of moles of C2H5OH क्या होता है, number of moles of C2H5OH होगा 95/46 और इधर कितना आएगा, इधर आएगा आपका 5/18 जोड़ 95/46 इज इक्वल टू कितना आएगा, इज इक्वल टू हमारा जो है वो आंसर कितना आएगा, ये बताइए आप हमको। मैंने तो सुना है कि आपके कैलकुलेशन के चर्चे दूर दूर तक है, आप तो कैलकुलेशन बहुत अच्छा करते हैं। होप करते हैं कि आप जो है इसका आंसर निकाल लीजिएगा। अब हम लोग निकालते हैं वाटर का, ये आप कैलकुलेट करके इसको निकाल लीजिएगा। थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है। अब देखिए यहाँ पे, होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया, अगर नहीं लिखा तो यहीं पे मैं निकाल देता हूँ। देखिए यहाँ पे ही मैं निकाल देता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, मोलर मास बाई मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए मोलर मास बाई मॉलिक्यूलर मास, इसमें भी निकालना है, अरे सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ निकालना है ना, मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH जोड़ H2O। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर में 5/18 जोड़ 95/46 जोड़ 5/18, ये भी आपका आंसर। होप करते हैं कि आप लोग जो है ये दोनों निकाल के जो है वो कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा। तो ये आप निकाल लीजिएगा, उसके बाद आप हमको बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कितना आंसर आ रहा है। और चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और नए क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तब तक आप इसको लिख लीजिए जल्दी से। होप करते हैं कि आप लोगों ने जो है इसको लिख लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए क्या क्वेश्चन करते हैं, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग और फिर देखिए क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। पैसे का जादू, तू पैसे पैसे करती है, ढेर लगा दूं पैसे की, तू इतनी मरती है, तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है। क्या क्वेश्चन है कि गिवन, क्या गिवन है भाई, देख भाई आंख में चला गया, रुक जा 2 मिनट। 5 into 10 to the power -3 यूरिया dissolved, क्या dissolved in water, क्या
5 into 10 to the power minus 3 ग्राम केजी, यहाँ केजी ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन वाटर, या डिजॉल्व इन 2 into 10 to the power minus 3 kg of water, minus 3 kg of water. Calculate the percent by mass of urea. Calculate the percent by mass of urea. क्या? Calculate the percent mass of urea. यूरिया का हमको परसेंट निकालना है। ये कुछ अलग क्वेश्चन है, तो देखिएगा यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग इसको कैसे करेंगे ये आप देखिए। अभी होप करते हैं कि आप लोगों ने कर लिया होगा, नहीं किया तो मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूँ। इसमें कुछ मैं ऑप्शन दे देता हूँ, आप देख लीजिए। इसमें मैं कुछ ऑप्शन देता हूँ, 90, 70, 90, 70, 71.42, 60। जल्दी से इसको बना लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे होप करते हैं कि आप लोगों ने जो है इसको बना लिया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 5 into 10 to the power minus 3 kg of यूरिया डिजॉल्व इन वाटर, मतलब जो है यूरिया को हम लोग पानी में मिलाए हैं। यूरिया को क्या किए हैं? यूरिया को हम लोग पूरा पानी में मिलाए हैं। मिलाए कि नहीं? और कितना मिलाए? 2 into 10 to the power minus 3 और ये 5 into 10 to the power minus 3 मिलाए, ठीक है। H2O कितना है? वाटर कितना है? 2 into 10 to the power minus 3 और फिर हमारा यूरिया कितना है? यूरिया है 5 into 10 to the power minus 3, ठीक है कि नहीं? अब देखिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमको मास परसेंट चाहिए, मतलब W by W परसेंट, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट गुना 100 गुना 1000 या गुना 100% गुना 100%। अब देखिए भाई, अब क्या दिक्कत है भाई? सॉल्वेंट की सॉल्यूशन, चलिए सॉल्यूशन हम लोग को ये जो फॉर्मूला है ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। अभी हम लोग इसको बनाते हैं। अब देखिए इसको कितना आसान है ये। इसका पहले तो हमको मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा ये पहले बताइए। ये दोनों का मिश्रण होगा क्या? यूरिया प्लस वाटर को मिलके, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट को मिलके ना सॉल्यूशन बनता है। तो कैसे हम लोग करेंगे? ये दोनों को मिलाएंगे। 5 into 10 to the power minus 3 जोड़ 2 into 10 to the power minus 3। अब इसको ये दोनों को अगर हम मिला देंगे तब हमारा जो है वो सॉल्यूशन बन जाएगा। अब हम लोग कैसे करेंगे इसको हम लोग कर देंगे कि 7, इसको हम लोग कैसे करेंगे? हाँ, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 7 into 10 to the power minus 3। होप करते हैं कि आप लोगों ने जो इसको कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पे कि अब हम लोग क्या करेंगे कि मास परसेंट निकाल देंगे। W by W परसेंट, मतलब यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। और हम लोग को सॉल्यूट क्या है? हम लोग का सॉल्यूट, अब देखिए भाई एक चीज हमेशा याद रखिएगा आप कि जो ज्यादा होता है ना वाटर, जो ज्यादा होता है या कम होता है उससे कोई मतलब नहीं है। वाटर हमेशा सॉल्वेंट होता है। क्या? वाटर हमेशा सॉल्वेंट होता है। क्या? वाटर हमेशा क्या होता है? सॉल्वेंट। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट मेरा पूछ रहा था और भाई मास ऑफ सॉल्यूशन करना था हमको, तो हम लोग क्या करेंगे? 5 into 10 to the power minus 3 बाई 7 into 10 to the power minus 3, माइनस 3 कट गया, 5 by 7 आ गया, मतलब 0. कुछ समथिंग मेरा आंसर आएगा। या यहाँ पे 100 भी तो लगाना है, यहाँ पे 100 लगाएंगे तो यहाँ पे जाएगा 500 बाई 7, मतलब 71.42, मतलब 71.42%। होप करते हैं कि आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको। क्या बोल रहा है कि डिजॉल्व इन वाटर,
क्या डिजॉल्व इन इतना 5 × 10⁻³ kg ऑफ यूरिया जो है वो पानी में जो है वो डिजॉल्व हो गया। क्या हो गया? पानी में डिजॉल्व हो गया। तो क्या पूछ रहा है? मास परसेंट ऑफ यूरिया पूछ रहा है। अगर हमको मास परसेंट ऑफ यूरिया निकालना है तो हम लोग को क्या करना होगा? सबसे पहले हम लोग का वाटर का इतना है और यूरिया इतना है, ठीक है। तो अगर हम लोग बोले कि W/W परसेंट मतलब क्या, यह फॉर्मूला रहेगा, यही वाला फॉर्मूला रहेगा, या पढ़ चुके हैं मास बाई मास परसेंट में, ये वाला फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो अब देखिए ये मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि ये दोनों तो सॉल्वेंट है ना भाई। यहाँ पे कहाँ लिखा है, क्वेश्चन में है कि ये सॉल्यूशन है कोई, तो मास ऑफ सॉल्वेंट है ये दोनों। अरे सॉरी, ये दोनों जो है ये सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन मतलब जाहिर सी बात है कि ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट होगा। अब इसमें से सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा इसको आपको जानने के लिए कोई जरूरी नहीं है। हमेशा जो है वो सॉल्यूट कौन होता है, हमेशा सॉल्यूट होता है वाटर। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि वाटर जो होता है वो हमेशा सॉल्यूट वाटर, सॉल्वेंट होता है हमेशा वाटर, और बाकी जो बचता है वो सॉल्यूट होता है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो सॉल्यूट है वो यूरिया हो गया, और हमारा जो सॉल्यूशन क्या है, हमारा सॉल्यूशन है ये दोनों को हम जोड़े तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। और ये हमारा सॉल्यूशन कितना आया, 7 × 10⁻³ आया हमारा सॉल्यूशन। अब हम इसका परसेंटेज निकाल दिए, तो दिस इज योर परसेंटेज। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। होप करते हैं कि आप लोग इसको एक बार और बनाइएगा अपने कॉपी में और इसको दिमाग में बसा लीजिएगा और अच्छे से जो है इसको लर्न कर लीजिएगा। और चलिए फिर हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसको जल्दी से आप बना लीजिए। आप होप करते हैं कि आप लोगों ने जो है इसको बना लिया होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। calculate the volume by volume percent of solution, volume by volume percent of 15 gram 15 ml of alcohol, 15 ml of alcohol in 60 ml of water। ठीक है, इसको जल्दी से आप लोग सॉल्व कर दीजिए। होप करते हैं कि आप लोगों ने जो है इस क्वेश्चन को देख लिया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। इसमें क्या है, इसमें ये बोल रहा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, मतलब V/V परसेंट, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000 ml। ml में है, इन ml में है। अगर ये लीटर में रहता तो हम लोग इसको 1000 से जो है वो मल्टीप्लाई नहीं करते। अगर ये जो है ये ml में है इसलिए हम लोग इसको जो है वो 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब देखिए इसमें एक चीज हमको मालूम करना है कि इसमें सॉल्यूट कौन है और इसमें सॉल्यूशन कौन है, सॉल्वेंट कौन है। इसमें सॉल्यूट कौन है, इसमें सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूट कौन है। अब इसको हमको मालूम करने के लिए क्या करना होगा, मैंने आपको एक चीज बताया हरदम कि वाटर क्या होता है, वाटर हमेशा जो है वो सॉल्वेंट होता है। क्या होता है, वाटर हमेशा सॉल्वेंट होता है। तो क्या वाटर क्या होगा, वाटर हमेशा सॉल्वेंट होगा, और बाकी जो बचा अल्कोहल हमेशा सॉल्यूट होगा। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए भाई, अब क्या बोल रहा है, अब हम लोग को सॉल्यूशन अगर हमको निकालना होगा
तो हम कैसे निकालेंगे मास ऑफ अगर हमको सॉल्यूशन निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, ये दोनों को जोड़ के। तो ये कितना है, ये वाटर कितना है 60 जोड़ 15 ml इज इक्वल टू कितना आएगा 75 ml। टोटल कितना आएगा सॉल्यूशन 75 ml आएगा। अब हम लोग इस फॉर्मूला को जो है अगर हम बैठाएंगे तो कितना आएगा, हम लोग का सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट है अल्कोहल 15 बाई 75 गुना 100% इज इक्वल टू 1/3, मतलब V बाई V परसेंट इज इक्वल टू 33.3%। आंसर 33.3% जो है वो आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। होप करते हैं कि आप लोगों ने जो है इसको बना लिया होगा, नहीं बनाया तो जल्दी से बना लीजिए। फिर मैं आपको एक बार और समझाता हूँ, पहले एक बार समझा देता हूँ आपको, फिर आप बनाइएगा। क्या पूछ रहा था, कैलकुलेट द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ 15 ml ऑफ अल्कोहल इन 60 ml ऑफ वाटर। अब मैं आपको एक चीज बता दिया हूँ कि इसमें सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। सॉल्यूट हमेशा क्या होता है, पहले सॉल्वेंट देखिए, सॉल्वेंट हमेशा क्या होता है, सॉल्वेंट हमेशा वाटर होता है। अगर वाटर है हमारा सॉल्वेंट तो सॉल्यूट क्या होगा, हम लोग का सॉल्यूट जो है वो जाहिर सी बात है कि सॉल्यूट हम लोग का अल्कोहल होगा। क्या होगा, सॉल्यूट हम लोग का अल्कोहल होगा। अब देखिए भाई, अब क्या है कि ये, और हम लोग को सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन हम लोग को नहीं दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन नहीं है सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ के हम लोग को सॉल्यूशन को निकालना होगा। हम लोग फर्स्ट लेक्चर में इसका बात कर चुके हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में अगर हम लोग इसका बात कर चुके हैं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर हम निकालते हैं तो हमारा आता है क्या, सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 प्लस 60 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 75। अगर हमको क्या निकालना है, फिर हमको फॉर्मूला वाइज जो है इसको पुट कर देना है। फॉर्मूला हमको पुट करके डायरेक्ट आंसर निकाल देना है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का। अरे सॉरी, यहाँ पे जो है यहाँ पे 20% आएगा। सॉरी 20% आंसर आएगा, 20%। सॉरी, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। तो देख लीजिए इसको कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। सॉरी, उसके लिए सॉरी, वेरी सॉरी। होप करते हैं कि आप लोगों ने जो है इसको लिख लिया होगा। अब हम लोग कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे मोलैलिटी और मोलैरिटी। उसके बाद हम लोग को मिलेगा आईआईटी का क्वेश्चन, आईआईटी मेंस का क्वेश्चन हम लोग को जो है वो मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए भाई क्या दिक्कत क्या है इसमें। अब हम लोग पहले देखिए, आईआईटी में जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एनसीईआरटी से, इसलिए एनसीईआरटी को जो है वो केमिस्ट्री में बहुत प्रेफर कीजिए। एनसीईआरटी को जितना केमिस्ट्री में प्रेफर कीजिएगा ना उतना अच्छी बात है। तो एनसीईआरटी का जो है वो लाइन बाय लाइन जो है आप लोग रट जाइए। तो चलिए हम लोग जो है वो इस चीज को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग एक चीज करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक चीज करेंगे, पहले हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या है भाई क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास परसेंट, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ, कैलकुलेट द मास परसेंट, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन, क्या, बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड if 22 gram of benzene dissolved in
122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। देखिए ये जो है ये एनसीईआरटी का जो है वो क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्या है? एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। इसको हम लोग जो है वो सॉल्व करते हैं और फिर हम लोग जो है इसका आंसर जो है वो निकालते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी देखिए क्या होगा। पहले देखिए कि बेंजीन मतलब क्या होता है। बेंजीन मतलब होता है ना, इस चीज को हमेशा याद रखिए कि बेंजीन को हम लोग बोलते हैं C6 और H6 और कार्बन टेट्रा क्लोराइड को जो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड को जो है वो हम लोग बोलते हैं CCl4। क्या? कार्बन टेट्रा क्लोराइड को जो है हम लोग बोलते हैं CCl4 और ये जो बेंजीन है उसको हम लोग बोलते हैं C6H6। तो एक चीज देखिएगा आप कि हम लोग को क्या दिया है, इसका जो मास है, इसका जो मास है वो कितना है मास, और इसका मास कितना है मास, इसका मास जो है वो है 122 ग्राम और इसका कितना है, इसका है 22 ग्राम। मैंने बोला है एक चीज आपको कि अगर ग्राम में हो तो उसको नंबर ऑफ मोल्स में पहले कन्वर्ट कीजिए फिर उसको जोड़िए। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे बोल रहा है कि कैलकुलेट दी मास परसेंट। मतलब मास परसेंट मतलब क्या, मास परसेंट मतलब W/W परसेंट, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मतलब ये करना होगा। तो हम लोग को पहले सॉल्यूशन अगर हम लोग इसका देखें, पहले हम लोग को ये निकालना होगा ये वाला। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट, मान लीजिए हमको W/W करना है, W/W मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। कि सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन ना, मास ऑफ सॉल्यूशन बाई मास ऑफ सॉल्यूशन बाई 100। अब देखिए यहाँ पे कि अब हम लोग क्या करेंगे कि मास ऑफ सॉल्यूट मेरा कितना है भाई, मास ऑफ सॉल्यूट मेरा जो है वो बेंजीन है। ये क्या है, ये सॉल्यूट है। सॉल्यूट कैसे हम जाने और सॉल्वेंट कैसे जाने, ये देखिए। ये बच्चा लोग को जो है बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है कि हम जो है वो सॉल्यूट को कैसे जाने और सॉल्वेंट को जो है वो कैसे जाने। ये आपका सॉल्वेंट है और ये आपका जो है वो सॉल्यूट है। अब ये बच्चा लोग को बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है कि हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट को कैसे जाने। तो उसके लिए जो है आपको क्या करना होगा कि इसको देखना होगा कि आपको निकालना है किस चीज में कौन चीज मिला हुआ है, किस चीज में। ये जो मार्कर है, मान लीजिए लिक्विड रहता है तो ये मार्कर ये डस्टर में मिला हुआ है। मतलब क्या, बेंजीन डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। मतलब क्या है कि बेंजीन जो है कम है लेकिन मिला हुआ है पानी में। क्या हुआ है, मिला हुआ है। बेंजीन क्या किया है, पानी में मिला है। इसलिए क्या हुआ है, अगर कोई चीज पानी में माने सॉरी कार्बन टेट्राक्लोराइड में मिला हुआ है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में जो मिला हुआ है मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया सॉल्यूट और जो बचा वो क्या हो गया, वो हो गया सॉल्वेंट। तो अगर आपको सॉल्यूशन निकालना है तो सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले ये वाला कर देंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे कि फिर हम लोग 122 प्लस हम लोग क्या करेंगे कि 22 कर देंगे गुना 100 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 122 बाई 144 इंटू 100 अगर हम करेंगे तो 12200 अगर हम इसको काटेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको जो है अगर हम काट दें तो आई होप कि 84.72% आएगा। कितना आएगा, 84.72%। अब देखिए भाई, अब हम लोग जो है ये वाला कर रहे थे, क्या कर रहे थे, अब हम लोग जो है ये वाला कर रहे थे। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि ये बच्चा लोग करता है, ये बच्चा लोग क्या करता है, ऐसे करता है। लेकिन हम लोग कुछ निंजा टेक्निक अपनाएंगे। क्या अपनाएंगे, निंजा टेक्निक अपनाएंगे। और देखिए ये वाला तो निकल गया हम लोग का। अब हम लोग को इसका निकालना है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का तो हम लोग का निकल गया। अब हम लोग को किसका निकालना है, अब हम लोग को निकालना है बेंजीन का। बच्चा लोग ऐसे ही करता है, बनाइएगा इसको ऐसे ही, W/W मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ
सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100 इज इक्वल टू कितना आएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 22 बाई 122 जोड़ 22 गुना 100, मतलब 22 बाई 144 इंटू 100, मतलब कि कितना आ जाएगा 1.44। अगर हम इसको ऐसे कर दें तो आई होप कि 15.28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15.28%। होप करते हैं कि आप लोगों ने जो है इसको बना लिया होगा। इसमें बोल रहा था कि मास परसेंट निकालना था, कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन का, ये दोनों एक साथ मिला हुआ था, तो ये दोनों का जो है वो मास परसेंट को जो है वो निकालना था। तो होप करते हैं कि आप लोगों ने जो है इसको निकाल लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन था। और बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो देखिए 22 ग्राम था ये, यहाँ पे ये सॉल्वेंट हो गया और यहाँ पे ये सॉल्वेंट हो गया। मतलब ये हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि कौन सॉल्वेंट है और कौन सॉल्यूट है। इसके लिए हम लोग को दोनों का निकाला था भाई। तो एक बार हम लोग इसको सॉल्यूट मानेंगे और एक बार हम लोग इसको सॉल्यूट मानेंगे। तो हम लोग को क्या है, अब एक चीज देखिए, एक और मैं आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवा रहा हूं, उसको आप देखिएगा कि आप लोग कैसे करते हैं उसको। होप करते हैं कि आप लोगों ने जो इस क्वेश्चन को लिख लिया होगा। तो चलिए हम लोग एक और नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसको करते हैं। A solution is obtained by mixing of 300 gram mixing of 300 ऑफ अगर हम मान लिए इसको, कितना मान लेते हैं, चलिए हम लोग मान लेते हैं इसको 25% एंड 400 ग्राम ऑफ 40%, 400 ग्राम सॉल्यूशन बाय मास, सॉल्यूशन बाय मास, कैलकुलेट दी mass percent, calculate the mass percent of the resulting solution। मतलब ये किस चीज का है, ये है NCERT, ये NCERT का एक क्वेश्चन है। इसको देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिए इसको कैसे बनाएंगे आप। इसको आप होप करते हैं, आप इसको मत बनाइए, मैं इसको बना के दिखाता हूँ आपको कैसे बनाइएगा आप इसको। ये क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड मिक्सिंग ऑफ 300 ग्राम ऑफ 29%, क्या 300 ग्राम ऑफ 29%, 400 ग्राम ऑफ 40%, बाय सॉल्यूशन बाय मास, बाय सॉल्यूशन बाय मास। तो कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। मास परसेंट जो है वो रिजल्टिंग सॉल्यूशन को क्या निकालना है। उसको कैसे करेंगे अभी मैं बताता हूँ इसको। मान लीजिए कि ये एक डिब्बा है, ठीक है, ये क्या है, ये 300 ग्राम और ये 25% वाला है, इसको जोड़े एंड बाय मास, ये मिक्सिंग है, यहाँ इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 400 ग्राम और ये कितना है, ये आपका आ गया 40 ग्राम, ये सॉरी आपका 40%। ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, अगर दोनों को मिक्स कर देंगे, क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 700 ग्राम, आ जाएगा कि नहीं, ये आपका 700 ग्राम। अगर ये आपका 700 ग्राम आ जाता है, अगर जो है ये आपका जो है, अगर ये 700 ग्राम आ जाता है, कितना आ जाता है 700 ग्राम, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं इसको कि अब हम लोग जो है मास ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं इसका, सॉल्यूट
क्या निकालते हैं, मास ऑफ जो है वो सॉल्यूट निकालते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि कैसे करेंगे, 300 गुना 25 बाई 100 परसेंट में है, जोड़ 400 गुना 40, 400 गुना 40 बाई 100 कर देंगे इसमें, और इज इक्वल टू क्या कर देंगे, इज इक्वल टू हम कर देंगे, या पहले यही कीजिए ना, पहले जो है यही वाला क्वेश्चन कर लीजिए। तो ये दोनों को काटे, ये दोनों को काटे, मेरा कितना आ गया, ये 25 गुना 3 75 जोड़ 160 इज इक्वल टू कितना आता है, तो ये आ गया मेरा, आई होप कि 235 ग्राम शायद, 5 7 6 6 12 1 13 235 ग्राम आ गया ये मेरा। अगर ये मेरा 235 ग्राम आ गया तो हम लोग को निकालना क्या है, मास परसेंट निकालना है। क्या निकालना है, मास परसेंट, मतलब हम लोग को क्या निकालना है, मास परसेंट। अगर हमको निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब देख भाई, मास ऑफ ये क्या है, ये है सॉल्यूशन, दोनों को मिला के मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट को मिला के क्या बना है, मास ऑफ सॉल्यूशन बना है। तो यहाँ पे हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट मेरा कितना है, 235 है, और मास ऑफ सॉल्यूशन मेरा कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन है 700 गुना 100। ये परसेंटेज जो है वो मेरा निकल जाएगा 1 से 1, और ये मेरा बन जाएगा 7 से 2 7 3 1 5 1 5 मतलब 2.10 मतलब 1 30 मतलब 4 32.14% इज योर आंसर। कितना 34 या नहीं सॉरी 33.6, कितना 33.06%, कितना 33.06% इज योर आंसर। ये आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। होप करते हैं कि ये वाला जो है क्वेश्चन वो आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और कुछ नए क्वेश्चन की तरफ जो है डिस्कस करते हैं। और एक बार आपको नहीं समझ में आया हो तो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या था कि सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 300 ग्राम ऑफ 25% एंड 400 ग्राम ऑफ 40% बाय मास। क्या, बाय मास। अब देखिए, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। रिजल्टिंग सॉल्यूशन का क्या निकालना है, मास परसेंट हमको निकालना है। क्या निकालना है, हमको निकालना है मास परसेंट। अब देखिए क्या करना होगा, ये बॉक्स बनाया मैंने, यहाँ पे मिक्सिंग के लिए लिखा था, ये दोनों को जोड़ा, ये मेरा सॉल्यूशन तो आ गया, मास ऑफ, ये क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन तो मेरा आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन मेरा आ गया। अब देखिए भाई, मास ऑफ सॉल्यूशन तो मेरा आ गया। अब देखिए कि मास परसेंट हमको निकालना है। मास परसेंट अगर हमको निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करेंगे। क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करेंगे कि नहीं। अब देखिए भाई, 235 बटा 700 गुना 160%, कितना आया, 33.06% आ गया। होप करते हैं कि आप लोग ये आप लोगों ने बना लिया होगा, तो जल्दी से बना लीजिए, नहीं बनाया है तो मैं मिटाता हूं इसको। होप करते हैं कि आप लोगों ने जो इसको लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो जल्दी से लिख लीजिए इसको। होप करते हैं कि आप लोगों ने जो है इसको लिख लिया होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। Calculate the mole fraction of ethylene. Calculate the mole fraction of ethylene. Glycol in a solution containing
20 ग्राम ऑफ C2H6O2 बाई मास। ये क्या है? ये है NCERT का क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, इसका सॉल्यूशन जो है वो कैसे निकलेगा, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। और हम लोग जो है पहले इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल को ही हम लोग बोलते हैं C6H6O2। क्या? C2H6O2 क्या बोलते हैं इसको? C6H6O2 C2H6O2 इसी को बोलते हैं। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको बन सकता है। तो इसको हम लोग बनाएंगे, देखिए ऐसे। कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे। क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे परसेंट कर दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए, यहाँ पे जो है यहाँ पे आप परसेंट कर दीजिएगा तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ये कीजिएगा तो C2H6O2, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, C2H6O2 is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं कि C2H6O2 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इस 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में जो है ये मिला हुआ है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है इसमें क्या होगा, इथेलिन ग्लाइकोल जो है इसमें वाटर मिक्स होता है। अगर वाटर को मिक्स कीजिएगा तब भी जो है ये एक सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा? एक सॉल्यूशन बनेगा जब आप इसको वाटर में जो है वो मिक्स कीजिएगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग ये करेंगे कि पहले हम लोग मास ऑफ वाटर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मास ऑफ वाटर निकालेंगे। मास ऑफ वाटर मैंने कितना हो जाएगा, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन माइनस 20 ग्राम ऑफ C2H6O2 पूरा आ जाएगा आपका 80 ग्राम आ जाएगा कि नहीं? यहाँ पे मास आपका ये आ जाएगा 80 ग्राम। अब देखिए कि C2H6O2 इसको अगर हमको निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स अगर हमको निकालना है तो गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, क्या गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास हमको करना होगा। गिवन मास बाय अगर हम मॉलिक्यूलर मास करेंगे, क्या करेंगे, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास अगर हम इसमें करेंगे तो क्या होगा, इसमें ये होगा कि इसमें पहले हमको निकालना होगा ये मॉलिक्यूलर वेट। पहले क्या होगा, निकालना होगा मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा। मॉलिक्यूलर वेट मेरा कितना है, मॉलिक्यूलर वेट है 12 गुना 2 जोड़ 1 गुना 6 जोड़ 16 गुना 2, मतलब मॉलिक्यूलर वेट आ गया आपका 24 प्लस 6 प्लस 32, मतलब मॉलिक्यूलर वेट मेरा कितना आ गया, मॉलिक्यूलर वेट मेरा आ गया 30 प्लस 32 मतलब 62 ग्राम। क्या आ गया, 62 ग्राम जो है वो मेरा मॉलिक्यूलर वेट आ गया। अब देखिए यहाँ पे कि अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग ये करेंगे, यहाँ पे 62 लिख देंगे और यहाँ पे हम लोग का गिवन क्या है, ये है, तो ये हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। होप करते हैं कि ये वाला जो है आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम लोग निकालेंगे NH2O, क्या NH2O। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि मॉलिक्यूलर वेट लिख देंगे, मतलब क्या ये 80 ग्राम है और इसका जो है H मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O कितना होता है 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 16 मतलब कितना 18 ग्राम। H2O का ये 18 ग्राम होता है, मतलब ये 18 हो गया कि नहीं। अगर ये 18 हो गया तो हम लोग एक चीज बोल सकते हैं कि नहीं इसमें कि ये हमको क्या निकालना है, C6O2, यही ना हमको निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोल इथेनॉल। हमको वाटर का तो मोल फ्रैक्शन निकालना नहीं है, हमको क्या करना है, हमको वाटर का मोल फ्रैक्शन नहीं निकालना है, केवल हमको इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो हमको अगर इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, देखिए अभी इसको हम लोग ऐसे करेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O सॉरी number of moles of C6H6O2 by number of moles of C6H6O2 plus number of moles of H2O। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 20/62 by 20/62 जोड़
80/18, 80/18। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग। अब इसको हम लोग कर देंगे, इसको अगर हम करेंगे तो 0.32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.32। ये भी आ जाएगा आपका 0.32 प्लस 4.4 मोल। अब ये दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, अगर ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा कितना? मेरा आ जाएगा आपका 0.0688। कितना? 0.0688। कितना आ जाएगा? 0.068। दिस इज योर आंसर। 0.68 आ जाएगा मेरा। कितना आ जाएगा? 0.66 जो है वो मेरा आंसर आ जाएगा। इसमें हमको क्या निकालना था? इसमें हम लोग को मोल फ्रैक्शन निकालना था। तो मोल फ्रैक्शन निकालना तो हम लोग सीख लिए हैं, इसलिए हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है इसमें। होप करते हैं कि आप लोग जो है इसको समझ लिए होंगे और इसको आप लोग जल्दी से जो है वो लिख लीजिए। इसमें एक चीज आपको कंफ्यूज कर सकता है कि यहाँ पे जो है वाटर कहाँ से आया। इस क्वेश्चन में तो वाटर दिया ही नहीं हुआ है। तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि सॉल्यूशन बनाने के लिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है और केवल एक एलिमेंट दिया हुआ है, ये एक मॉलिक्यूल केवल दिया हुआ है, ये वाला एक मॉलिक्यूल केवल दिया हुआ है, तो उसमें अगर वो सॉल्यूशन बन रहा है तो उसमें एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि उसमें वाटर प्रेजेंट होगा और वाटर का तो कुछ ना कुछ मास होगा। मतलब सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट मतलब कितना? सॉल्वेंट हरदम वाटर होता है। इस चीज को हमेशा आप याद रखिएगा। तो हमारा कितना है? 80। होप करते हैं कि आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से आप इसको जो है वो लिख लीजिए, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और फिर हम लोग नए क्वेश्चन को जो है वो करते हैं। हम लोग इसके बाद जो है एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। हम लोग इसके बाद जो है एक लास्ट खत्म हो गया। Yes.